हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग यूपी बीएड के मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आपको बता दें, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम हम लोग मॉडल पेपर भी खरीदते थे। उससे क्या होता था कि हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने में आसानी होती थी। सेम उसी तरीके से आप लोग को मैं एक बार पेपर क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि इस पेपर में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सेक्शन ए, मतलब आप कह सकते हैं पार्ट ए के जो सेक्शन ए वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड है। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो भी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से होंगे उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन है। इंग्लिश, इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आपको ये बता दें, ये ज्योग्राफी भूगोल का सबसे, एक कह सकते हैं कि सबसे फेमस, या कह सकते हैं कि बार बार आने वाला क्वेश्चन में से एक है। आपको बताना है कि वो कौन सा मंडल है जो कि इस लगभग इस रेंज में मिलता है, 32 से 60 किलोमीटर में। आपको बता दें, लगभग 5 तरीके के मंडल हैं। मंडल आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब वो वायुमंडल के आधार पर बनाए गए, उनके अलग अलग तरीके हैं। ओजोन मंडल होगा। ओजोन मंडल जो है सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, और समताप के ही ऊपर वाली जो लेयर है वो है ओजोन मंडल, या ओजोन लेयर उसको कहते हैं। तो इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन गैस का कार्य क्या है या क्यों उपयोगी है। तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि मनुष्य के लिए वो हार्मफुल है, हानिकारक है। सेकंड आप देख लीजिए यहाँ पे, मध्य एशिया में जो स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाई गई मानवीय आवास को क्या कहते हैं? आपको बता दें, कभी कभी कुछ कुछ जो जनजातियां हैं, या वो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, उनके निवास स्थान और उनके प्रकृति को लेकर कई बार क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें, उन्हें जो कहते हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। इग्लू आप लोग सुने भी होंगे। इग्लू जो होता है वो हम लोग हाई स्कूल में, हाई स्कूल नहीं, क्लास 8 में पढ़े होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूर्त। यूर्त एक तरीके से जो इस, ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां हैं, जो कि मध्य, आप कह सकते हैं कि यूरोप साइड में जनजातियां मिलती हैं। और इसके अलावा ये जो इनका निवास स्थान है वो होता है अस्थाई। ये अस्थाई होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बंजारे प्रकृति के होते हैं, कबीलेवासी की तरह होते हैं। इग्लू वाला जो है, इसमें एस्किमो जातियां जो है वो इग्लू नामक घर बना के रहती हैं, आवास बना के रहती हैं। तो ये याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर, सॉरी, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ स्क्रॉल करके, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। हाँ, अब आप देख सकते हैं। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? इंद्रधनुष योजना। तो इसमें आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। ये 2 साल से कम के बच्चों के लिए, 2 ईयर से कम के बच्चों के लिए ये उपयोगी है, बेनिफिशियल है। और उन्हें, और जो माताएं होती हैं उन्हें भी ये टीका लगता है। और इसमें शायद टोटल 12 टीके लगते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा आप देख लीजिए, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि जब जो भी मुद्राएं, जब उसको आप कह सकते हैं कि उसको गोल्ड के वैल्यू से देखा जाता है कि कितना गोल्ड है, जैसे इस कंट्री के में इसके पास कितना गोल्ड का जो कह सकते हैं स्टॉक है, ऐसे समझ लीजिए। उस करेंसी को गोल्ड में चेंज करके, तो उसको कहते हैं स्वर्ण मान, और इंग्लिश में कहते हैं इसको गोल्ड स्टैंडर्ड। जीएस आप कह लीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5th वन है। आप देख लीजिए, किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? अहस्तक्षेप का मतलब होता है, हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन, मतलब आपके काम में कोई बाधा करे या आपके ऊपर डिसीजन थोपे। लेकिन किस गवर्नर जनरल ने, सर जॉन शोर ने क्या किया था? हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि जो आंतरिक मामले हैं भारत के, चाहे वो जो राजघराने हैं या इनके राज्य हैं, राजाओं के जो कह सकते हैं टेरिटरीज है, उसमें कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे, वो उनका आंतरिक मामला होगा।
तो जॉन शोर जो है ये इसके इन्होंने ये वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अहस्तक्षेप नीति को अपनाया था। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो वो है 1793 से लेकर 98 तक अप्रॉक्स ये इनका कार्यकाल रहा है। एक बार आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो ये जो हो जाएगा पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें अगर राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं यहाँ प्रेसिडेंट लिख रहा हूं तो उनसे 2-3 फैक्ट जान लीजिए। प्रेसिडेंट पूछता है कि संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 5 जो है या पार्ट 5 जो है ये यूनियन से स्टार्ट हो जाता है। यूनियन में सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ही पढ़ते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक डायरेक्टली इनसे रिलेटेड है। इसके बाद भी कई ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, लेकिन ये माना जाता है। बाकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक लिस्ट आप देख लीजिएगा कितने अभी तक लोग प्रेसिडेंट बने, नाम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट नहीं रहे भारत के, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 74। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन ही है कि राज्यसभा कैसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को बता दें कि राज्यसभा के जो सांसद बनते हैं या सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और ये जो होता है ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनके इलेक्शन जो होते हैं उसमें हम आप वोट नहीं करते हैं, इसमें विधायक वोट करते हैं। आपको बता दें अगर यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो 31 होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। 8 देख लीजिए, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। 9वां देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो थे वो उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इन्हीं के बर्थडे पे, डेट ऑफ बर्थ पे ही ये डेट जो है डिसाइड की गई है और ये मनाया जाता है 29 अगस्त। 10वां देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है, उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज वो पहले भारतीय भी हैं नोबेल प्राइज पाने वाले, और इन्हें जो मिला था इनकी रचना गीतांजलि पे मिला था। 1913 समय था, 1913 में। तो इससे फैक्ट आ सकता है। अब हम आते हैं शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में, अभी एक यूनिवर्सिटी का रूप भी है ये, और यहाँ पे अभी भी आर्ट्स और ऐसे चीजों के लिए काफी फेमस है। 11 देख लीजिए, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के सुरक्षा के लिए आप यहाँ देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, एसएसबी, बीएसएफ या एनसीसी। देखिए आप एसएसबी, बीएसएफ, यहाँ पे एनसीसी, सीआईएसएफ, ऐसे जो सैनिक बल या अर्ध सैनिक बल है उनकी स्थापना का दिवस आप लोग याद करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। 12वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सूरी होगा, ये गलत लिखा है। सूरी साम्राज्य के जो संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे? तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? वो हराया था आपके हुमायूं को। हुमायूं को हराकर इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसलिए युद्ध से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, कुछ अभी से सुन लीजिए, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, बक्सर प्लासी, उसके बाद खनवा, बिलग्राम, ये सारे जो युद्ध हुए हैं फेमस, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पे है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो वो अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये आप याद रखिएगा। इसमें सूरत का अधिवेशन सूरत स्प्लिट के नाम से फेमस है, जिसमें वो आप कह सकते हैं कि उग्र विचारधारा वाले लोग और उदार विचारधारा वाले लोग अलग हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये अधिवेशन थोड़े इंपॉर्टेंट है।
तो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसको आप लोग याद करिएगा। 14वां देखिए कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे पीएन भगवती। पीएन भगवती को ही क्रेडिट जाता है पीआईएल इंडिया में इंप्लीमेंट करने का, लाने का। वो समय था लगभग 1980 का दशक था और 1979 में माना जाता है उस समय तक आया था। 15 आप देख सकते हैं, पीपल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? समाचार पत्र से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको बताना जो पीपल्स डेली है या पीपल्स डेली आप कह लीजिए उसको, ये पीपल्स डेली चाइना के नाम से, ये बीजिंग में चाइना में प्रकाशित होता है। चाइना का राष्ट्रीय अखबार भी कह सकते हैं इसको आप। और ये प्रकाशित कौन करती है? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ही इसको पब्लिश करती है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकता है। और जैसे पाकिस्तान का एक न्यूज है डॉन, DAWN, ये भी वहां का राष्ट्रीय अखबार है, उसको भी आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। 16 आप देख लीजिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी है। तो इनसे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 देखिए, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो प्रकाश पादुकोण जो है वो बैडमिंटन से है। आपको बता दें, फिल्म अभिनेत्री या जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, ये उनके पिता हैं। इन्हें पद्मश्री से, प्रकाश पादुकोण को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये आप एक फैक्ट याद रख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो पुलिसमैन मतलब सुरक्षा से संबंधित, और सुरक्षा परिषद ही सुरक्षा का, इसको आप पुलिसमैन कह सकते हैं। आप यूएन से क्वेश्चन आते हैं, यूएन की स्थापना, यूएन का मुख्यालय, यूएन के कितने अंग हैं, ये सब आपको देखकर एग्जाम में जाना। 19वां देख लीजिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फिल्म अभिनेत्री एक्ट्रेस जो है हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से में पारंगत है? हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, फिर भी आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम में ये पारंगत है। भारतीय आप कह सकते हैं भारत में लगभग 8 संस्कृति नृत्य हैं, उनको एक बार देख लीजिए। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? वो है केरल का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। 11th को 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रेन टू पाकिस्तान ब्यूरियल एट सी के लेखक कौन है? या ट्रेन टू पाकिस्तान ही मैक्सिमम आता है, वो है सुखवंत सिंह। कभी कभी एग्जाम में खुशवंत सिंह लिखा होगा, तो आप लोग सॉरी, यहाँ पे लिखा है खुशवंत सिंह, कहीं सुखवंत सिंह लिखा होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खुशवंत सिंह होगा, ठीक है। इनकी ये बुक है, काफी फेमस भी है। 22वां देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? आपके एग्जाम में 2021 से भी करंट अफेयर आ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। आप देखिए 23वां है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? वो हो जाएगा सुजलाम, मतलब इसमें जल आ रहा है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। 24वां क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है, सिंधी में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में प्रथम जो स्थापित एटॉमिक प्लांट या परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा है? वो है तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इससे फैक्ट क्या है, ये किसकी मदद से बना है? तो वो बना है अमेरिका, यूएसए की मदद से। आप इसको यूएसए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके फैक्ट हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये मतलब तारापुर हमेशा आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई आपको फैक्ट मिले तो जरूर ऐसे चीजें जो प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टाइम लगे हैं उसको एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 26वां आप देख लीजिए, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो डिजाइन कंप्यूटर की सहायता से बनाई जाती है उसको सीएडी हम नाम प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, सीएडी, ठीक है।
27वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कभी कभी आता है नहीं लिया था, किसने दूसरे में लिया था। तो तीसरे में भाग लेने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और दूसरे में जो कांग्रेस की तरफ से गए थे वो थे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ का जो इस मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। 28वें आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, जैसे करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि जब संघ की भाषा के संबंधित जो आर्टिकल है वो है 343, और उसके बाद राज जो भाषा संबंधित है ये 343, 44, 45 है, लेकिन इसी के बीच में दिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, तो ये सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। 29वां देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को, पहले तो इस क्वेश्चन में ये एक फैक्ट है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। हमने पिछले कई क्वेश्चन किए थे इस पे पुराने सेट में, जाना जाता है। और मतलब इस काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? बांगर मृदा, सोनार मृदा, खादर या रेगुर। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो ये आप याद रखिएंगे। 31वां जो है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वो है बैरन द्वीप पे। बैरन कहाँ है? ये है निकोबार द्वीप पे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 32वां जो क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे आने की संभावना तो कम है, लेकिन देख सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के किस जो प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? वो है एकनाथ। ये महाराष्ट्र से, यहाँ पे लिखा भी है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत, तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत आप कह सकते हैं संत हैं, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इनसे रिलेटेड हालांकि जो हमने आपको बताया था कि जो द्वैत विचारधारा, जो विचारधारा वाले हैं पहले के, उनसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, आप एक बार उन्हें देख लेना। ठीक है, अगला है ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस खेल में ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो खेल था फुटबॉल में, और ये कहाँ के रहने वाले थे ओ चंद्रशेखरन? ये केरल, मतलब इनका जो बर्थ प्लेस था वो था केरल। 34 देख लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था? स्मॉग टावर से आप ऐसे गेस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जो स्मॉग विंटर सीजन में दिक्कत आती है वो आती है दिल्ली में, तो ये दिल्ली में सबसे पहले टावर लगाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ये आप याद रखिएगा। ये काफी पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं मिलता है आप लोगों को एग्जाम में। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। मतलब अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री है और अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो भाग नहीं लेगा। किस कंडीशन में वो भाग नहीं लेगा? जब गठबंधन की सरकार चलाता हो, देखिए जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा तो वो भाग नहीं ले पाएगा। उसके लिए इसका मतलब है कि आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये थोड़ा सा, अगर जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो वो अच्छे समझ पाएंगे कि आप राज्यसभा का सदस्य होकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और डायरेक्ट चुनकर भी लोकसभा का सदस्य होकर तो बनते ही है मैक्सिमम। तो ये जब अगर आप राज्यसभा के सदस्य होंगे तो आप अविश्वास प्रस्ताव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नहीं ले सकते हैं, ये एक रूल है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए आप लोग। 37 है, एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कहाँ स्थित है? तो झीलों से कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो झीलों को एक बार, खारे पानी की, मीठे पानी की झील एशिया में, वर्ल्ड में, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। वो है उड़ीसा में, जो कि चिल्का झील है, आप लोग नाम भी सुने होंगे। तो ये फेमस है, इसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। 38 देखिए, यहाँ लिखा है वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, संस्था कहेंगे, मंत्रालय तो यहाँ नहीं होगा। वो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये संस्कृत साहित्य में उत्कर्ष कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर के बिरला फाउंडेशन हो जाएगा। 39 देख लीजिए, हॉर्नबिल जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है?
पहले जान लीजिए हॉर्न बिल मनाया क्यों जाता है। ये पक्षियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर लगभग 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, ये नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सी है। वो है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, IDBI, इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये LIC की सब्सिडरीज भी थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म, बैंकों के फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, और उनकी स्थापना और मुख्यालय से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 41 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो होती है IC चिप जो होती है, वो किससे बनी होती है। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आज से नहीं 10 सालों से पूछा जाता है। ये सिलिकॉन से होती है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। 42वां देखिए 42, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का यह मतलब क्या है, बिना प्रोसेसर की मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर एक प्रोसेसर द्वारा, या उपरोक्त प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ये आप ध्यान रखिएगा। 43 देखिए, ये GS से क्वेश्चन है, ये सैन्य अभ्यासों से कई बार क्वेश्चन आते हैं। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था। तो वो वियतनाम के साथ किया था, तो ये आप याद रखिएगा। उसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे है, आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के भौगोलिक केंद्र के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। भारत का वो एक ऐसा आप शहर देख लीजिए या वो जगह देख लीजिए जिसे जीरो मील सेंटर या केंद्र बिंदु भी आप कह सकते हैं। ये किस पर्पज के लिए था, जो अंग्रेज थे ये यहाँ से ही दूरी मापते थे कि उस जगह से वो शहर कितना दूर है, उस जगह से वो शहर कितना दूर है, तो वो है नागपुर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको जीरो मील सेंटर भी कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको बता दें, SC/ST आयोग जो है ये संवैधानिक आयोग था। इसके बाद ST को अलग कर दिया गया, जैसे कि SC का अलग कमीशन है, ST का अलग है। इसमें भी संशोधन हुए हैं। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 46 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है। कुलदीप नैयर एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार है और इनकी बुक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ये आजादी के बाद के कंडीशन को इन्होंने इसमें लिखा है। 47वां देखिए, यक्ष ज्ञान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। वो है कर्नाटक की। 48वां देखिए, निम्न में से भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो वो है भारत दुर्दशा, ये उनकी रचना है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 49वां देखिए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि लगभग 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। और शायद 22 जनवरी, एक बार आप लोग डेट देख लीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देशिका उसी का अंग है, वही है, ठीक है। आप यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ या फॉर सॉरी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के, एक्चुअली जब हिंदी का थोड़ा इंग्लिश में लिखा होता तो कभी दिक्कत हो सकती है। तो ये आज के हमने सेशन में देखा, क्वेश्चंस को देखा, और ये एक मॉडल पेपर था जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो आई होप आपको इस क्लास से कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें क्लियर भी हुई होंगी कि आपको इससे आपको ये भी पता चला होगा कि आप अभी तक कितना तैयार किए हैं, कितनी तैयारी है। तो ऐसे ही और सेशन हम लोग लाते रहेंगे। तो मैंने कोशिश की थी बहुत कम समय में आपको शॉर्ट बताने और आगे मूव करने के लिए कि मतलब 50 क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम में हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन बाय द वे कहीं गलत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उसको पिन करा देंगे। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है।